अब उससे मुराद क्या होगी? मैं कहता हूँ मेरे पास एक रॉड है जो कि फुली इंसुलेटेड है, ठीक है, और उसमें आपके पास जो हीट है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। अगर मैं टाइम स्केल T1 पे देखूं, T1 के ऊपर देखूं सर तो रिकॉर्डिंग सर स्टार्ट कर दो। ठीक है सर, वो स्टार्ट कर दिए कर दूँ। कर दी है, चलो ठीक, कर लिया करें यार। अच्छा, अगर हम टाइम T1 के ऊपर देखें तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशन पाई जाती है, लेकिन अगर मेरे पास टाइम डेल्टा TT प्लस डेल्टा T पे मैं देखूं जो कि T2 है, तो आपके पास वो वेरिएशन आ रही है टेम्परेचर ग्रेडियंट के अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जो स्पेस के ऊपर डिपेंडेंसी पाई जाती है, और जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। तो से T1 के ऊपर आपके पास इस तरह की ही, अगर मैं यहाँ से ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, तो मेरे पास इस तरह की जनरेट होना शुरू होगी, प्रोफाइल जनरेट होना शुरू होगी। मे बी इनिशियली वो इधर हो टाइम T1 के ऊपर, लेकिन टाइम T के ऊपर टेम्परेचर T2 इधर पहुंच जाए, फिर टेम्परेचर इधर पहुंच जाए 100, अनटिल अनलेस मेरे पास क्या होगा, स्टेबिलिटी कहाँ आई होगी, कहाँ पाई जाती है कि आपके पास एक फुल प्रोफाइल ड्रॉ हो जाए, जनरेट हो जाए, जिसके अंदर मेरे पास ग्रेडियंट 100 से लेकर 20 डिग्री का हो और पूरी पैराबोलिक एक सेकंड ऑर्डर की प्रोफाइल बनना शुरू हो जाए। इस तरीके से मेरे पास इसका, अगर मैं देखना चाहूँ, वन ऑर्डर इक्वेशन को बिहेव करना चाहिए। अगर मैं, लेकिन हमने लास्ट टाइम बात की थी फुली स्पेस के अंदर वेरिएशन के अंदर, ठीक है, 2 डायमेंशनल थी। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि आपके पास 1 डायमेंशनल इक्वेशन पाई जाती है विद वेरिएशन इन टाइम स्केल। जब हम इधर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे, स्पेस मार्चिंग और टाइम मार्चिंग। स्पेस मार्चिंग से मुराद क्या है कि अगर मैं टाइम स्केल ड्रॉ करूं, सॉरी स्केल, इसको टाइम को और स्पेस को एज अ वेक्टर ड्रॉ करूं, 2 डायमेंशनल हमारे पास, सॉरी, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ करूं, और जो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट है वो स्पेस की वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो वाई डायरेक्शन के अंदर है वो मेरे पास टाइम की वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो जो मैं टाइम के अंदर मूव कर रहा हूँ वो मेरे पास सिंपली टाइम मार्चिंग कहलाएगी, और जो मेरे पास वेरिएशन इन स्पेस आ रही होगी वो स्पेस मार्चिंग कहलाएगी। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फिर मेथड्स आते हैं कि मैं अगर कहता हूँ कि मैं फॉरवर्ड इन टाइम और सेंटर इन स्पेस चलना चाहता हूँ, FTCS स्कीम को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इससे मुराद क्या होगा कि मैं टाइम के अंदर फॉरवर्ड डिफरेंसिंग को अप्लाई करूँगा, ठीक है, और जो स्पेस है उसके अंदर सेंट्रल डिफरेंसिंग स्कीम को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि फॉरवर्ड इन टाइम बैकवर्ड इन स्पेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, मैं टाइम के अंदर तो फॉरवर्ड में मार्च कराऊंगा, लेकिन स्पेस के अंदर मैं बैकवर्ड डिफरेंसिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इधर मेरे पास फॉरवर्ड डिफरेंसिंग होगी, लेकिन जो स्पेस होगी उसके अंदर बैकवर्ड डिफरेंसिंग होगी। उससे क्या हो रहा होगा, मेरे पास से मैं एक रीजन ले लेता हूँ, और वो इधर है। अब उसकी आप देख लीजिएगा रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ पे जब मैं जा रहा हूँ, इस जगह पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो फॉरवर्ड इन टाइम की तरफ मैं जा रहा हूँ, इस पॉइंट का इन्फ्लुएंस इस पे ऊपर आ रहा होगा, और स्पेस में मैं जब जा रहा हूँ तो मेरे पास इस पॉइंट का इन्फ्लुएंस आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बनता जाएगा। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स स्ट्रेच कर जाता है किसी भी तरीके से, अनइवन शेप की तरफ चला जाता है, तो मेरा सोल्यूशन जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। और ये चीज़ डिपेंडेंस, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास एक चीज़ आ जाती है CFL कंडीशन। CFL का नाम सुना है आप लोगों ने?
अभी हम चल के देखेंगे कि CFL कंडीशन क्या चीज़ होती है, बल्कि आप लोगों को ये एक होम असाइनमेंट होगी और वो किस इम्प्लिसिट मेथड पे होती है या एक्सप्लिसिट मेथड पे होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वन डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम मूव कर रहे हैं, अगर हम इसमें टाइम के अंदर फॉरवर्ड मार्चिंग करें और स्पेस के अंदर हमारे पास सेकंड ऑर्डर है और सेंट्रल मार्चिंग कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हम जो सबस्क्रिप्ट है उसके अंदर स्पेस की वेरिएशन के जो आपके पास उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई जो आपके पास है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मोशन को कर रही है, और जो सुपर स्क्रिप्ट है वो हमारे पास टाइम के अंदर जो मार्चिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमारे पास पार्शियल टी बाय पार्शियल टी आ रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एट अ पॉइंट 1 हम मूव कर रहे हैं n+1 और n के दरमियान आपके पास आ रहा है, और चेंज इन टाइम जो है वो डेल्टा टी से रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम स्पेस के अंदर अपने सेंट्रल स्कीम सेकेंड ऑर्डर स्कीम लगाना शुरू करें, वो आपने लगाई और हमारे पास ये एक्सपेंड होके सामने आ गए। अब हमारे पास जो चीज़ कंसर्न की है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, से हमारे पास टाइम T1 के ऊपर है, n के ऊपर एक फुल मैट्रिक्स बना हुआ है टेम्परेचर का, उसमें हर नोट के ऊपर एक वैल्यू पाई जाती है। अब मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, जब आपके पास n+1 की वैल्यू हमें जहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन में देख सकते हैं सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है n+1 की और बाकी सारी वैल्यूज हैं n जो कि नोन है। अगर मैं इसको फर्दर करना शुरू करूँ, रीअरेंज करूँ, तो मेरे पास जो n+1 है वो निकल के आ जाता है टी n+1 एट पॉइंट i इज इक्वल टू टी आई एन। इसी तरीके से मेरे पास जो बाकी इक्वेशन बनके सामने आ जाती है। इस इक्वेशन में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपकी जो n+1 टेम्परेचर है उस वो एक सिंगल टेम्परेचर एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रही है सारी बैकवर्ड वैल्यूज़ के ऊपर, कि मेरे पास अगर ये वैन निकालना है तो इसकी डिपेंडेंसी का जो रीजन बन जाता है वो ये बन के सामने आ जाता है। इससे क्या मेरे पास आना शुरू हो जाता है, सिंगल वैल्यू की डिपेंडेंसी मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर है। उससे क्या होगा, मेरे पास जो सोल्यूशन है वो किसी भी एक वैल्यू के थोड़े से ख़राब होने की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट रिजल्ट यील्ड करना शुरू कर देता है। देखें सही, मेरे पास टाइम n(i-1) पे वैल्यू जो है उसकी कैलकुलेशन कोई बहुत बेहतर नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लुएंस इसके ऊपर जाएगा, इन्फ्लुएंस इसके ऊपर जाने की वजह से ये आगे 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 इन्फ्लुएंस इन्हांस करता हुआ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉब्लम सिंपल है और वो है स्ट्रक्चर्ड ग्रिड पाई जाती है, तो फिर एक्सप्लिसिट मेथड जो है आपका वो क्विक इन सोल्यूशन है, वो जल्दी आपको सोल्यूशन यील्ड करके दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास सोल्यूशन टाइम कम आ जाता है। इधर आप एक चीज़ देखेंगे, आपके पास आ रही है अल्फा डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, या अगर हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की तरफ चलते हुए जाएंगे, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू ए आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। इसको मैं अगर एक्सपेंड करता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ए डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, इसके इम्तजाज से एक चीज़ निकलती है हमेशा। ये चीज़ आपके पास एरर और स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यील्ड करती है आपके पास CFL नंबर को। मेरे पास जब वन डायमेंशनल इक्वेशन होगी, यहाँ पे मैं CFL नंबर को अपने कहता हूँ इक्वल टू 1 होना चाहिए, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम होगा तो ये अल्फा डेल्टा टी प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा डेल्टा टी बाय डेल्टा वाई स्क्वायर, अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई के बराबर है तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ एडअप हो जाएगी, तो ये हाफ इसके बराबर हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंडेंसी आना शुरू हो जाती है, सॉरी 2 आपके पास आ जाएगी ये चीज़, और स्टेबिलिटी आपके पास क्राइटेरिया और सब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि मेरे पास जब एक्सप्लिसिट कंडीशन आ रही है, से अभी सिर्फ वन डायमेंशन के ऊपर मैं रहता हूँ,
अगर मैंने अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हासिल करना है, अब आप देखेंगे इससे क्या निकल के आता है, अल्फा डेल्टा टी इट शुड बी लेस देन और मैक्सिमम इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस बिटवीन टाइम स्टेप और स्पेस आपके पास जो ग्रिड साइजिंग है उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि अगर मेरे पास ग्रिड साइजिंग एक ख़ास हद से ज़्यादा एक ख़ास वैल्यू पाई जाती है तो मेरे पास एक टाइम स्टेप की वैल्यू एक ख़ास लिमिट तक हो सकती है। अगर एक्सप्लिसिट मेथड में मुझे कन्वर्जेंस नहीं हासिल हो रही और CFL अनस्टेबिलिटी हो रही है तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो मुझे अपनी जो ग्रिड स्पेसिंग है स्पेस के अंदर वो इंक्रीज करना पड़ेगी या फिर अपने टाइम स्केल को मोर फाइन करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिर्फ एक्सप्लिसिट मेथड से। इस चीज़ों को बाईपास करने के लिए हमारे पास निकल के आता है क्रैंक निकल्सन टेक्निक। क्रैंक निकल्सन टेक्निक बेसिकली अगर मैं कह दूं कि जी डिपेंडेंसी हो रही है राइट साइड पे जो स्पेस के अंदर थी, मैं उसमें स्पेस मार्चिंग और जो है टाइम मार्चिंग वो दोनों इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। इसको आप जाके मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे, या तो सेमी इम्प्लिसिट टेक्निक कहलाती है या फिर इम्प्लिसिट टेक्निक भी कह दिया जाता है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास मैंने अपनी जो स्पेस के अंदर वैल्यू है उसकी एवरेजिंग कर ली है n+1 और n के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं इसको यील्ड करता हूँ इक्वेशन को, तो मेरे पास जो डिपेंडेंसी आ रही है ऊपर की n+1 के ऊपर से ग्रिड 2, 3 और 4 की, वो डिपेंडेंसी होगी ग्रिड 2, 3, 4 प्रीवियस टाइम स्टेप पे। इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक मैट्रिक्स सिस्टम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ, जो हमने रीअरेंज करें अल्फा डेल्टा टी बाय 2x² प्लस ये हमारे पास बी, इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास ऊपर की इक्वेशन जो बन के सामने आ रही है सिंपल रीअरेंजमेंट है। ये आपके पास क्या आ रही है, ए आपके पास टाइम फॉरवर्डिंग प्लस के आई, ये अगर हम एक साइड को देखना शुरू करें, और अगर हम 1 to 7 एक से एग्जाम्पल देखना शुरू करें तो ये आपके पास एक लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है और एक आपके पास राइट साइड का मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जब हमारे पास मैट्रिसेस क्रिएट हो रहे हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स सोल्यूशन टेक्निक्स हो जाती हैं। तो आपके पास कोई है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लेना है, SVD टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटेशनली आपके पास ये बेहतर टेक्निक होती है, लेकिन इसका मसला क्या निकल के सामने आ जाता है कि सॉरी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव टेक्निक हो सकती है, लेकिन आपके पास जो है एक्यूरेसी वो ज़्यादा यील्ड कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल पॉइंट की डिपेंडेंसी मल्टीपल पॉइंट के ऊपर नहीं होती, इसमें एक मैट्रिक्स की डिपेंडेंसी दूसरे मैट्रिक्स के ऊपर होती है। मैं सेम इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो हमारे पास क्या आ रहा है, आपके पास लेफ्ट साइड पे एक इक्वेशन ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट होकर आ रहा है, जिसमें अपर और लोअर जो है डायगोनल वो ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो मिडल है वो -b को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपल आपके पास टेम्परेचर वेक्टर से, और राइट साइड पे आपके पास क्या चीज़ बन के आ रही है, ये वाला मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है जो कि आपके पास n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास n की वैल्यू है तो वो सिंगल एक वेक्टर कॉलम बन के सामने आ जाएगा। डेल्टा x आपको पता है, डेल्टा t आपको मालूम है, n का फुल वैल्यू आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हम मैट्रिक्स सॉल्विंग टेक्निक लगा के इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टेक्निक्स की। लेकिन आपके पास जब हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर इम्प्लिसिट टेक्निक के ऊपर ही जाया जाएगा, अब तो कंप्यूटेशनल पावर हमारे पास ज़्यादा आती जा रही है। लेकिन अगर आपको कभी भी एक्सप्लिसिट टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ जाए तो उसमें आप याद रखिएगा कि हमारे पास CFL नंबर की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सर इम्प्लिसिट में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता CFL वाला? नहीं, इम्प्लिसिट के अंदर आपके पास इस चीज़ का डिपेंडेंस नहीं होता, क्योंकि आपके पास ये देखें ना, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन है एक्सप्लिसिट टेक्निक में, उसकी डिपेंडेंसी अगर मैं ये जो आपके पास जो भी निकल के आ रहा है स्केलर, इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दूँ डेल्टा टी डेल्टा एक्स, उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास
एक पूरा का पूरा वैल्यू के अंदर वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। आपके पास अगर स्ट्रेचिंग हो जाए डोमेन ऑफ डिपेंडेंसी से बात निकल के डोमेन ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपके पास आपका सोल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा। सोल्यूशन अनस्टेबल होगा तो आपके पास कन्वर्जेंस क्राइटेरिया नहीं हासिल होगा। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आप एक तरफ से बात सुनी होगी कि अगर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो जी मैंने ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहा था, इवन सिंप्लिसिटी कर रहा था, लेकिन उसके अंदर मेरे पास कन्वर्जेंस नहीं हासिल हो रही, तो सबसे पहली बात दो ही बातें की जाती होंगी, दो तीन बल्कि रूल ऑफ थंब है। एक तो ये कि आप अपनी बाउंड्री कंडीशंस को चेक करें, दूसरी ये कि आप अपनी मैशिंग को चेक करें, और तीसरी अगर आपने ये चीज़ें चेक कर ली तो आप जो है ना अपने जो टाइम स्टेप साइज है उसको थोड़ा सा रिफाइन करके देखें। ये चीज़ें हमेशा प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है, ये चीज़ें हमेशा जो आपको सोल्यूशन की बेहतरी की तरफ लेके जाना शुरू कर देती है। आप लोगों को हो गया होगा, क्योंकि ये वीक तो वैसे था मिड टर्म का वीक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात चल रहे हैं उसकी बुनियाद पे हमने नहीं किया, तो मिड टर्म को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास दी गई थी कि जी असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। इस चीज़ का आपको मालूम होगा। तो अभी तक मैं देख रहा था कि एक अटेंडेंस की फॉर्म में एक असाइनमेंट मेरे पास है CFD की, और एक क्विज़ मैंने लिया था, तो हमारे पास 1+1 असेसमेंट पाई जा रही है। लेकिन ये कोर्स 2 क्रेडिट आवर का है, तो इस पर एटलीस्ट हमें 5 असेसमेंट सब लेना पड़ेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ी सी हमने करनी है। आप लोगों को मे भी थोड़ा सा बोझ पड़ जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो एक चीज़ हमने क्या कहा था, मैंने एक ज़माने आप लोगों को कहा था कि जी जो डेरिवेशन है एनर्जी इक्वेशन की, चैप्टर 2 के अंदर आप जब एंडरसन में जाना, एंडरसन की बुक लेता हूँ, उसमें हमने एनर्जी इक्वेशन की डेरिवेशन के ऊपर कोई बात नहीं की थी। ऐसा ही है ना, मैंने कहा था आप लोग खुद उसको देखेंगे। अब एनर्जी इक्वेशन की डेरिवेशन एज एन असाइनमेंट फॉर्म में आप लोगों से लेना चाहूँगा इस वीक में। सही है सर, ये आप लिंक बस जनरेट कर देना ताकि हाँ रिमाइंडर रहे बस सबके लिए। ठीक है। ये कौन सा पेज है यार, 67 पेज बनता है एंडरसन के अंदर एनर्जी इक्वेशन। लेकिन यार वो ये इस तरह की आपने डायग्राम बनानी है ना, एक तो ये वो ना हो आप लोगों ने हाथ से लिख के मुझे असाइनमेंट जमा करानी, दूसरा ये डायग्राम भी खुद हाथ से बनानी है आप लोगों ने, तीसरा ये सफाई के मैं मार्क्स रखूँगा। अगर आपके 10 पॉइंट्स के हैं तो 7 नंबर 6 या 7 नंबर आपके जो हैं वो ये असाइनमेंट जमा कराने के प्रॉपर डेरिवेशन के, और बाकी 3-4 नंबर जो होंगे ना आपकी सफाई के होंगे। तो चीज़ अच्छे तरीके से खूबसूरत है, बिल्कुल घिचमिच ना हो, सिंपल। आपने ये जो ऊपर इन्होंने कहा हुआ है आपके पास जो एनर्जी फ्लक्सेस है या एक्सक्यूज मी सर। जी जी, एक मिनट या मैं आपको एक बात कंप्लीट करूँ फिर उसके बाद, ठीक है। सर ये कहाँ तक एंड हो रही है डेरिवेशन? या मैं कंप्लीट की बात कर लूँ तो फिर आपको जवाब देता हूँ। जैसे ये है, इसको आपने सारे के सारे को खोली, ये नहीं है कि ये पैराग्राफ लिखना शुरू कर देना, सिंपल 2 पेजर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, A इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, ये आपके पास एनर्जी बैलेंस को शो कर रहा है। बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हेडिंग है, बी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू ये है। सी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इन सारों को हम ऐड करें तो आपके पास निकल के इक्वेशन सामने आ जाती है। जो आपके पास फाइनल इक्वेशन है वो पेज 70 के ऊपर, या अगर PDF में पेज 88 के अंदर, तो ये 3-4 पेजेस हैं, इसको आप लोगों ने करके जमा करा देना। ठीक है, दूसरी बात ये कि कल जो है, कल के दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक जो है मैं आप लोगों से कल नहीं रखता, नेक्स्ट वीक आप लोगों का एक क्विज होगा, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स का। तो वो मैं आप कल बता दूंगा आपसे उसके बारे में। कल जो हम बात करेंगे वो बेसिकली, हाँ एक और चीज़ मैंने आप लोगों को कहनी थी, जमा करानी थी, एक ये काम, और दूसरा आपकी एक और असाइनमेंट हो जाएगी, वो भी आप लोगों ने, हमारे पास एरर स्टेबिलिटी एनालिसिस है, उसके अंदर CFL, ये जो हमने अभी बात की है, CFL क्या चीज़ होती है, ठीक है।
यहाँ पे हमने हीट इक्वेशन की बात की है, आप लोगों ने तलाश करना है वेव इक्वेशन की, CFL के वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, उसमें आपके पास CFL की फिर इफेक्ट किस तरीके से होगा, फॉरवर्ड इन टाइम बैकवर्ड इन स्पेस, उसका एनालिसिस करना है ये वाली, और उसके CFL की वैल्यू वन डायमेंशनल की, उसके ऊपर आप लोगों ने एक पेज का जो है असाइनमेंट जमा कराना है। तो ये 2 मेन असाइनमेंट्स हो जाएंगे, इनके मैं आप लोगों को ओपन भी कर दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा काम है लेकिन लंबा आप लोगों को काम है, ठीक है एवरीवन। सही है सर। सर एक और चीज सर, ये क्लास पक्की सर 11 बजे ही रखते हैं ताकि हाँ यार नेक्स्ट मैं टाइम तो मंडे या ठीक है, मुझे तो कोई मसला नहीं, 11 बजे ना आप लोग फारिग होते हैं ना 11 सही बजे सर। तो समझे ना। यस देख सर, फारिग होता है। टर्बो की क्लास आप लोगों की जैसे ही ख़त्म होती है आज ट्यूसडे वाले दिन, तो बस ठीक है, उसी टाइम शाबान साहब से मेरी मुलाकात हो जाएगी, वो मुझे बता देंगे, मैं आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दूँगा। सही है सर, ठीक। ठीक, और कल वाले दिन भी जो है, कल भी 11 बजे बुध वाले दिन, ठीक है। सही है सर, ठीक हो पक्की, ओके। चलें फिर कल इंशाल्लाह हम ज़रा मैशिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि मैश क्या चीज़ होती है, मैश के हमारे पास क्वालिटी चेक करने के क्या क्या तरीके होते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से कोशिश करते हैं कि हम ज़रा अपने थोड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और फाइनाइट वॉल्यूम मेथड के ऊपर बात करें। सही है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।